कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों का भी और साथ ही छात्राओं का भी मैं स्वागत करती हूँ। इसी क्रम में मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर विशाल पांडुरंग हाउसे सर का भी मैं स्वागत करती हूँ और उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि सर वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स MGSMS आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज जलगांव महाराष्ट्र में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है, जो कि नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव से संबद्ध है। सर का एकेडमिक रिकॉर्ड काफी विस्तृत है, तो सर इसके साथ ही कई संस्थाओं के साथ भी कार्य कर चुके हैं, जिसमें BAM यूनिवर्सिटी औरंगाबाद और सर जो है मराठी अर्थशास्त्र परिषद महाराष्ट्र के आजीवन सदस्य भी हैं। इसके साथ ही सर कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में लगभग सर के 45 शोध पत्रिकाएं प्रकाशित हैं और सर वर्तमान में इस समय माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो VCRMS स्कीम से फंडेड है। इसके साथ ही सर कई सारे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और मैं सर का परिचय इतने में सीमित न करते हुए और आज की वक्तव्य की तरफ मैं सर को ये कहती हूँ कि जो सर का वक्तव्य है और जिसका शीर्षक है क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर सोशल साइंस, इस पे सर हमें जो है एक विस्तृत जानकारी दें। तो सर आपका स्वागत है। तो सभी को नमस्कार और प्रथमतः मैं डॉक्टर नरेश जी का यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने काफी अच्छे सब्जेक्ट्स को चुना है और सभी जितने ही यहाँ टीचर्स लोग हैं, जितने एकेडमिशियन हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं, हम ये बताना चाह रहे थे कि हिस्ट्री ये सब्जेक्ट बाकी में काफी अच्छा है। अच्छा इसलिए भी है, जितने ही हिस्टोरिकल रिसर्च करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, आप इंडिया में कहीं पे भी घूमिए, इंडिया में घूमना काफी आसान है। जितने टेम्पल्स देखिए आप अलग अलग जगह के, जैसे कि बनारस के हो गए, नॉर्थ एरियाज के हो गए, पद्मनाभन मंदिर हमने देखा था कोचीन केरल में, उसको आप बारीकी से देखोगे तो वहां से भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके कहीं ना कहीं वहां पे मिलते हैं। और हिस्ट्री चल जाता है कि हिस्ट्री का एनालिसिस करते समय यहाँ ध्यान में रखनी जरूरी है। जैसे कि जितने ही सोशल साइंसेस होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स होगा, साइकोलॉजी होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, तो उसका जो अलग अलग एस्पेक्ट आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे डायनामिक इकोनॉमी बढ़ रही है, जितने ही चेंजेस और परिवर्तन आते जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक बेनिफिट जरूर ये है कि उस मेथोडोलॉजी को आधारभूत मान के जो भी रिसर्च हम करेंगे, तो उसके उपलक्ष्य में निकलने वाले जो भी निष्कर्ष और जो भी आउटकम्स होंगे, वो अनबायस्ड होंगे, वो अप्रोप्रिएट होंगे, वो रियलिस्टिक होंगे, जो कि समाज के लिए काफी यूटिलाइज करने लायक होंगे। और दरअसल जितने ही साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है, जो फिजिकल साइंस हो गया या फिर लाइफ साइंस हो गया, तो ज्यादातर रिसर्च इनमें किए जा रहे हैं और इन रिसर्च को ज्यादातर पॉपुलरिटी भी मिल रही है। तो समझने वाली बात यह है कि वो रिसर्च ज्यादातर उसका बेस जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से है। यहाँ बेसिकली दो मेन टाइप्स है अपने रिसर्च मेथड्स के। आपको आशा करता हूं मैं कि अभी सभी को ये दो इमेजेस दिखाई दे रही होंगी सामने, है ना? तो ध्यान से देखिएगा, दो इमेजेस है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है और एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। पहली जो पिक्चर है यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च की दिखाई दे रही होगी, वहां पे संख्या जो है वो संख्यात्मक प्रवृत्ति ज्यादा है, ठीक है ना जी? दिखाई दे रहा होगा आपको सभी को। और दूसरी चीज है, दूसरी इमेज में है क्वालिटेटिव रिसर्च, जहां पे एक ही इमेज है। इससे ये पता चल जाता है कि सेकंड इमेज जो है वो ज्यादा
डेप्थ में सब्जेक्टिव इमेज है ना, व्यक्ति विशेष की एक इमेज दिखाई दे रही है हमें। लेकिन अगर क्वांटिटी में देखा जाएगा तो क्वांटिटी में हमें सिर्फ यही विजुअलाइज होगा कि वहां पे बंच ऑफ ग्रुप्स है। मीन्स वहां से जो भी निष्कर्ष आएंगे, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिविटी रहे। समझने वाली बात यह है कि डाटा गैदर जल्दी कहाँ मिलेगा। अगर एक व्यक्ति से पूछेंगे वहां से जल्दी मिलेगा या क्वांटिटी की तरफ से ज्यादा जल्दी मिलेगा, कोई आंसर दे पाएगा? सर क्वालिटी के रिसर्च में। ऑब्वियसली क्वालिटी के रिसर्च से रहेगी। क्यों? कि जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स रहेगा, या जो भी ऑब्जर्वेशन के तहत हम रिसर्च करना चाहेंगे, पर्टिकुलर ग्रुप्स को, पर्टिकुलर इवेंट्स को, जैसे कि तो समझो हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए आप कौन सा ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखोगे, या फिर किस तरीके का रिसर्च आप करना चाहोगे? क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, अभी ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है? तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बेसिकली जितने चल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके आधार पर एनालिसिस कर पाते। और बेसिकली यहाँ किसका एनालिसिस होता है? तो प्रॉपर्टीज का एनालिसिस होता है, मतलब गुणात्मक एनालिसिस ज्यादा होता है। उनके जो अंगभूत गुण होते हैं, जो स्किल्स होते हैं, ज्यादातर उनका एनालिसिस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिक फैक्टर्स जो है उसका कलेक्शन किया जाता है। नॉन न्यूमेरिकल डाटा किस तरीके से गैदर किया जाता होगा? तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स पहले हमें ये समझना होगा कि वेरिएबल्स किसे कहा जाता है। जैसे कि अभी मतलब बेसिक रिसर्च आपने पढ़ा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, अंतर्गत कक्षा अंतर्गत चल होते हैं, कोई कक्षा बाह्य चल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स आएंगे, ऑब्वियसली उनका जो एनालिसिस हमें करना है वो दो तरह के होंगे। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ये बता सकते हैं कि फैन आपने देखा होगा, और एक होता है रेगुलेटर, है ना। तो रेगुलेटर और फैन ये दो चल है, दो वेरिएबल्स है, ये हमें पता चल गया। जिस तरीके से रेगुलेटर को आप घुमाओगे, मतलब ज्यादा बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली फैन की स्पीड जो होगी वो कैसे होगी? वो ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। उसको कम कर दिया जाएगा तो फैन की स्पीड कम हो जाएगी, है ना। मतलब यहाँ ये पता चल जाता है कि रेगुलेटर जो है फैन का, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और इससे डिपेंडेंट क्या है? तो फैन की स्पीड और अट्रैक्टिव, है ना, पॉपुलरिटी और अट्रैक्शन, ये दो वेरिएबल्स है। तो हम ये यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से पॉपुलरिटी अपने आप बढ़ गई, या जिनका सब्जेक्टिव एनालिसिस होगा वो ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, वो पॉपुलर हो गया ना, इसकी वजह से उसमें हमें थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ। अभी ये देखने लायक दोनों बातें हमें ऊपरी तौर पे, ऊपरी सतह पे सच्ची लगती है। कई कई होते हैं ना कि पॉपुलर होने के बाद हम वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कई कई किस किस जगह ये होता है कि उसमें अट्रैक्शन होने की वजह से, उसके प्रति अपना रुझान बनने की वजह से क्या होता है कि वहां अपने आप वो चीजें पॉपुलर होने लगती है। मतलब समझने वाली बात यह है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या किया जाता है, जो भी वेरिएबल्स चूज किए जाने वाले हैं एज अ प्रॉब्लम्स लेवल पे या एज अ ऑब्जर्वेशन लेवल पे, तो उसको वहां एनालिसिस करके जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, जो उसके अंगभूत गुण होंगे, गुणात्मक जो पर्टिकुलर थिंग्स होंगे, तो उसके मुताबिक वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। और ये याद रखने लायक बात यह है कि वो वेरिएबल्स मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में तो ये देखा कि हमने किस तरीके के वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, मतलब गैदर किए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर प्रॉपर्टीज और क्वालिटेटिव चीजों का हम ख्याल रखते हैं, नॉन न्यूमेरिकल। तो उससे हम जिस तरीके का डाटा गैदर होता है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम टूल्स यूज करने वाले हैं क्या यहाँ पे? तो उसका आंसर है नहीं। स्टैटिस्टिकल टूल्स यहाँ पे ज्यादातर यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी एनालिसिस हम गैदर करने वाले हैं, जो डाटा हमारे पास आने वाला है, उसको या तो हम ग्राफ्स में या उसकी जो विशेषताएं हैं बारे में हम ज्यादातर डिस्कस करें, और वो डिस्कस करने के बाद उसको हम एक्सप्लेनरी मोड में उसको हम प्रेजेंट करें। मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक जितने होंगे वेरिएबल्स के, उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में लिए जाएंगे, और उसके जो निष्कर्ष रहेंगे वो आपके सामने रखा जाएगा।
क्वालिटेटिव रिसर्च में दूसरी समझने वाली बात यह है कि इसमें इंडक्टिव मेथड है, मतलब इंडक्टिव मेथड को विशेष से सामान्य की ओर, समझ रहे हो आप इस बात को? मतलब यहाँ पहले सब्जेक्टिव मेथड को एग्जांपल्स के तौर पे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि आप रिसर्च कर रहे हो, क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, और आपके ऑब्जर्वेशन में ये आया कि बनारस के जो फार्मर्स है उनकी जो पर एनम इनकम जो है वो थोड़ी कम है, ये आपका प्रॉब्लम रहा। तो उसके बाद आपने ये सोचा कि क्यों ना हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो बनारस के यहाँ पे कंपैरेटिव आपने ले लिया महाराष्ट्र के फार्मर्स, है ना? तो आपको ऐसा लगा कि तो महाराष्ट्र के फार्मर्स तो ज्यादा सधन है ना, मतलब उनकी फार्मिंग अच्छी चल रही है, उससे जितना भी रेम्यूनरेशन आ रहा है, उसका जो भी टर्नओवर होगा वो ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो जहां भी कंपैरेटिव आप करोगे तो आप पहले क्या देखोगे, पहले आप एग्जांपल्स को ले लोगे, मतलब आप फार्मर्स को ले लोगे, है ना? फार्मर्स के बाद उसका एनालिसिस करके आप देखोगे कि भाई कौन सा क्रॉप पैटर्न है, और फिर आपकी जमीन जो है, मृदा जो है वो किस तरीके की है, किस टाइप की है। तो इसमें जो एनालिसिस करोगे तो वो एनालिसिस जनरलाइज नहीं हो पाएगा, मतलब बनारस के जो फार्मर्स रहेंगे तो वो वहां पे कौन सा क्रॉप लेते हैं, इसका एनालिसिस आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। बस होंगे वो ज्यादा बनाना या वगैरह इस टाइप के ज्यादातर क्रॉप लेते हैं, मतलब आपके पास एग्जांपल्स ठीक तरीके से गैदर हो पाएंगे, मगर जो भी आउटकम्स आएंगे वो आउटकम्स आप बनारस के फार्मर्स के लिए जो निकालोगे वो निष्कर्ष महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए नहीं लागू। इससे हम और बेहतर और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से, समझ लो कि मतलब विशेष की सामान्य को जनरलाइज हर चीजें करने के लिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रिसर्च के लिए डाटा गैदर करते हैं। और इससे क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादातर क्या फोकस होता है, तो एक पर्टिकुलर बंच ऑफ ग्रुप्स जो है, और इसमें घनन इंटरव्यू या फिर जो गहन साक्षात्कार वो लिए जाते हैं, और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे ऑब्वियसली सेकेंडरी डाटा पे उसका यूज लिया जाता है। तो इन सारे तथ्यों को मिला के क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पे प्रस्तावित होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज अभी यहाँ देख सकते हैं, आप सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे एक संरचनात्मक थ्योरी है, क्योंकि जो भी प्राकथन करना है हमें, जो भी हाइपोथेसिस लेने हैं, उसके लिए संरचनात्मक थ्योरी का लेना काफी आसान रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री में अगर कोई हाइपोथेसिस आप किस तरीके के लेना चाहोगे, नल हाइपोथेसिस लेना चाहोगे या फिर नॉर्मल हाइपोथेसिस लेना चाहोगे, या फिर जो हाइपोथेसिस ऐसे होंगे जो एनालिसिस में टेस्ट के लिए यूटिलाइज किए जाने, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब वर्णनात्मक रहेगा, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करेंगे इसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। और जब कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, समझो एजुकेशन के संबंधित अगर कोई रिसर्च होगा, तो स्कूल हमने ले लिया, तो स्कूल में जो भी घटक रहेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, तो उनका रेशो क्या है ना, एज ग्रुप क्या है ना, हर स्टूडेंट की हाइट कितनी है, समझ रहे हैं? मतलब जो भी डाटा गैदर होगा तो हम सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव मोड में चला जाएगा। हम ये नहीं बता पाएंगे कि अगर क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली नॉन न्यूमेरिक डाटा हम ले लें, मतलब उसकी डिग्निटी हम ले सकते हैं, उसकी यूटिलिटी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका जो भी स्किल रहा होगा उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक जो भी फैक्टर्स होंगे उसको हम यहाँ पे ज्यादातर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादातर सब्जेक्टिव ही रहता है, मतलब समझ लो कि पावर्टी पे अगर हमें रिसर्च करना हो, तो अगर पावर्टी पे रिसर्च करना है तो एपीएल के कितना डाटा गैदर होगा, बीपीएल का डाटा कितना गैदर होगा, तो इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और जो भी निष्कर्ष आएंगे उसको जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये जो रिसर्च है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, मींस जो भी डाटा गैदर हुआ है उसको किसी तरीके का सांख्यिकीय कसौटी यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते।
और यही वजह है कि अगर कोई साइंटिफिक टेस्ट वहां पे यूज नहीं की है, जो तो इसका मतलब सेकंड मीनिंग ये निकलता है कि जो भी इसके निष्कर्ष निकलेंगे तो हो सकता है मे बी वो बायस होंगे, या हो सकता है कि वो उसमें रिलेटिविटी या अकाउंटेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, है ना। जैसे कि पहली स्लाइड में ही कहा था मैंने कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा गैदर करना आसान हो जाता है, मतलब उसको एनालिसिस करने के लिए जितना जो टाइम चाहिए वो सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। डाटा तो इजीली गैदर हो सकता है, लेकिन डाटा गैदर होने के बाद हमें काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अपना अप्रोच दिखाने के लिए, अपना पर्सपेक्टिव लगाने के लिए कि वाकई में हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च से निकला हुआ निष्कर्ष जो भी आउटकम्स आएंगे वो असल में सोसाइटी के लिए यूजफुल रहेंगे या नहीं। मतलब दरअसल कई बार रिसर्च डिजाइन में ऐसा भी होता है कि हमने एक हाइपोथेसिस पकड़ लिया, जो समझ लो कि फार्मर पे कर रहे होंगे, तो हमने ये समझ लिया कि मुंबई के या फिर बारामती के फार्मर जो है वो थोड़े अमीर है, और खानदेश के फार्मर या जो मराठवाड़ा के फार्मर है वो गरीब है। तो ये हाइपोथेसिस जो हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, टेस्टिंग के लिए हम क्वेश्चनियर ले लेंगे, है ना, या फिर समझ लो मुलाकात हो गई, उनका इंटरव्यूज हो गया। तो जब इंटरव्यूज लेंगे, और हो सकता है कि जिनका हम इंटरव्यूज ले रहे होंगे चाहे वो मराठवाड़े का होगा, लेकिन वो वहां पे उसकी एग्रीकल्चर जो टर्नओवर होगा वो बारामती के फार्मर से भी ज्यादा होगा। यानी कि जो डाटा रिक्वायर्ड होगा तो उसमें हमारी हाइपोथेसिस चेंज करनी पड़ेगी। और मे भी हो सकता है कि जिस डाटा को, जिस हाइपोथेसिस को लेके हम अपना रिसर्च कर रहे हैं, बाद में हमें ये रियलाइज हो सकता है कि हमारे जो हाइपोथेसिस है वो गलत है ना। तो यह हो सकता है कि हमें हाइपोथेसिस चेंज करनी पड़े, या फिर हमारे रिसर्च का जो निष्कर्ष है वो उसी तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप पे हमें रखना होगा, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे जो भी निष्कर्ष, जो भी आउटकम्स आए उसको जनरलाइज करना काफी मुश्किल हो जाएगा, है ना। देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन, क्योंकि उसका जो मेन थीम या मेन प्लॉट है वही सब्जेक्टिव होने की वजह से, कि समझ लो मैं हूं, अगर मेरी जो समस्या है वो मेरी खुद की अलग होगी और मेरा ही रिसर्च यहाँ पे डाटा बेस करके जो भी निष्कर्ष निकलेगा, हो सकता है कि मैं अभी जिस स्टेज में हूँ मेरे लाइफ में, मुझे लगता है कि मेरी इनकम काफी कम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो लेबर होगा या फिर जो दिहाड़ी पे काम करता होगा उससे तो मेरी बेटर लाइफ होगी। मेरी इंफॉर्मेशन पे जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो जो दिहाड़ी पे काम करने वाला लेबर होगा उसके लिए यूजफुल नहीं होंगे, मतलब उसको जनरलाइज नहीं कर सके। ओके, नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि अभी हमने सोचा या फिर जितना भी समझा कि क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉन न्यूमेरिक फैक्टर्स का ज्यादातर डाटा गैदर किया जाता है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसमें आपने देखा होगा एक डेफिनेशन हमने दी है। Quantitative research is explaining phenomena by collecting numerical data, most important, numerical data that are analyzed using mathematical based methods. Means जो भी क्वांटिटेटिव टाइप का रिसर्च हम करने जा रहे हैं या फिर जो बताना चाह रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे तो प्योर न्यूमेरिकल डाटा हम यहाँ पे बेस मोड पे ले लेंगे। नॉन न्यूमेरिकल डाटा का हम यहाँ ज्यादा सोच विचार नहीं करने वाले। न्यूमेरिकल डाटा लेने के बाद सिर्फ यही नहीं, तो उसको एनालिसिस करने के लिए जितने ही मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो होंगी वो यहाँ पे यूज की जाने वाली है। मतलब हाइपोथेसिस लेने के बाद, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करने के बाद, वो डाटा साइंटिफिक जितने मेथड्स होगी, जैसे कि अनोवा टेस्ट है ना, chi स्क्वायर टेस्ट है, या फिर बाइवेरिएट टेस्ट है, ट्रेंड लाइन है, या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, मीन मोड है ना। तो इन चीजों पे उसको क्लैरिफाई किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, और उसको टेस्ट करने के बाद जो भी एनालिसिस होगा वो सामने रखा जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी में ज्यादा आएगा, क्योंकि जो भी स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल जो भी डाटा कलेक्ट होगा, जैसे कि मतलब पोल्स लिया जाता है क्लास में, पोल्स होता है ना कि भाई एक एक्टिविटी लेनी है तो एक्टिविटी के लिए कितने स्टूडेंट यहाँ पे आने आने मतलब इच्छुक है, या फिर वो हो सकता है कि कितने इंटरेस्टेड है, तो इससे पोल निकल सकता है। फिर क्वेश्चनियर्स बनाए जा सकते हैं या फिर सर्वे लिया जा सकता है। तो देखने लायक बात ये होगी जो पोल्स लिया है उसका जो भी फाइनल
अमाउंट निकलेगा वो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल निकलेगा। क्वेश्चन ईयर का भी जो एनालिसिस होगा वो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल निकलेगा। सर्वे के तहत अगर किसी चीज का भी सर्वे करो आप, तो उसका भी जो एनालिसिस निकलेगा वो किसमें निकलेगा, तो न्यूमेरिक में निकलेगा। ठीक है ना जी। मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च का बेस गुणात्मक ना होने की बजाय जो भी न्यूमेरिकल डाटा है अलग अलग तरह से, सर्वे हो गया या गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट्स हो गए या क्वेश्चनियर हो गया, सर्वेज हो गए, तो उस तरीके का डाटा कलेक्ट होता है और इसी से क्वांटिटेटिव रिसर्च किया जाता है। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या जनरेट करता है, जैसे कि आपने कहा कि ज्यादातर नंबर्स, डिजिट्स ये जनरेट होता है, और जो डाटा मेजरेबल है वही डाटा क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए ज्यादातर यूजफुल रहता है। मतलब जैसे कि एक सिंपल सी कंसेप्ट है यूटिलिटी, है ना, कि अगर न्यूट्रिशन पे हम रिसर्च कर रहे होंगे फॉर सपोज, तो हो सकता है कि एक व्यक्ति 3 रोटियां खाने के बाद उसकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी हो जाती होगी, या उसकी जो भूख है वो खत्म हो जाती होगी। लेकिन हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति होगा वो 7 रोटियां खाता होगा, है ना। मतलब यानी कि समझने वाली बात है कि यूटिलिटी या उपयोगिता हम मेजर नहीं कर सकते। तो जो मेजर नहीं कर सकते वो डाटा हम गैदर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव रिसर्च के एनालिसिस के लिए। ठीक है। जो अभी डाटा गैदरिंग जो पिछले स्लाइड में बता दिया कि क्वेश्चन ईयर, सर्वेज वगैरह की तरफ से आप कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का जो भी अप्रोच होगा वो ऑब्वियसली नॉन बायस्ड और ऑब्जेक्टिव रहेगा। मतलब किसी भी चीज में, किसी भी विषय में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर वो रिसर्च करना चाह रहा होगा तो उसका जो अप्रोच है वो वहां पे अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है। अगर उसका अप्रोच बायस रहा तो ऑब्वियसली वो रिसर्च कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, सब्जेक्टिव कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर वो सब्जेक्टिव कैटेगरी में चला जाता है तो उसके जो भी निष्कर्ष है, जो भी आउटकम्स निकलेंगे, ऑब्वियसली वो गलत होने की ज्यादातर संभावनाएं हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी क्वांटिटेटिव रिसर्च के फंडामेंटल एम्स क्या होते हैं, नेक्स्ट वाली प्लीज। हाँ, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो प्राइमरी एम है कि इस पे फोकस ज्यादा किया जाता है, तो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी पे ज्यादातर फोकस किया जाता है कि जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसके तथ्य जो भी निकलेंगे वो तथ्य वास्तवदर्शी होने चाहिए। ये प्राइम मोटिव और प्राइम एम्स क्वांटिटेटिव रिसर्च का है। दूसरा एम्स ये है क्योंकि ग्लोबली, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्वांटिटेटिव रिसर्च को ज्यादातर रेकमेंड किया जाता है, तो इसकी वजह से जो भी रिसर्चर है उसको उसका क्लियर पिक्चर यहाँ से प्रोवाइड होता है या फिर उससे मिल जाता है। मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च से जो विजन मिलेगा वो इतना क्लियर मिलेगा कि उसके जो भी एनालिसिस होगा और जो भी उसके आउटकम्स होंगे वो यूजफुल रहेंगे। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी, क्लियरिटी, अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही हमें यहाँ मिलेगी, ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। क्वांटिटेटिव रिसर्च करते समय हमें क्या क्या चीजें यहाँ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम किसी प्रॉब्लम्स का आंसर चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम्स को हम अच्छी तरीके से समझ के उसके ऊपर कोई सॉल्यूशंस, कोई रिकमेंडेशंस या कोई उपाय निकालना चाहते हैं, तो जो भी हम इंक्वायरी करेंगे तो न्यूमेरिकल तथ्य हमारे पास होने ज्यादातर जरूरी है। मतलब जो एविडेंस हमें मिलने वाला है या फिर जो हम गैदर करने वाले हैं वो एविडेंस न्यूमेरिकल होना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल मींस कि जितने भी गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स होंगे, अभी हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स कितने होंगे आप सभी जानते होंगे। हो सकता है कि हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट से अलग अलग कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो उसमें से आप कुछ डाटा गैदर कर पाओगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो भी डाटा आप गैदर करोगे, जो भी एविडेंस आप अपने रिसर्च के लिए लोगे, तो वो डाटा या वो एविडेंस न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल मोड में होना ज्यादातर। ठीक है। और जैसे जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है उसका डिजाइन प्रोसेस जो है वो अनकवर इनोवेशंस होते हैं। अनकवर इनोवेशंस मींस जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट है उस पे क्वालिटेटिव
रिसर्च ज्यादातर किया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए फोन होगा, जो पुराने समय में चलने वाला है फोन होगा, और आज के जमाने में हम जो टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के लिए जिस तरीके का फोन यूज कर रहे हैं, तो आपको एक बात रियलाइज होगी कि उसमें काफी बदलाव आया है। मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि जो एग्जिस्ट चीजें हैं उसी को रिसर्च किया जाता है। रिसर्च मीन्स उसको अगर हम दो वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो पहला आता है री और दूसरा आता है सर्च। मतलब जो चीज पहले से अवेलेबल है, जो एग्जिस्टेंस है, उसमें और रिसर्च करके उसी में री मतलब और बार बार रिसर्च करके उसमें ज्यादातर लग्जरियस, ज्यादातर बढ़ोतरी या फिर ज्यादा उसमें से जो भी अच्छा निकलता है वो निकालने की कोशिश क्वालिटेटिव रिसर्च में की जाती है। परंतु क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या किया जाता है कि उसका जो प्रोसेस है मेजर एम्पावरमेंट के बाद एंड में निकलता है। मतलब जो एग्जिस्ट चीज है उस पर नहीं है, जो इनोवेशन प्राइमरी इनोवेशन होगा, इनोवेशन होने के बाद फर्स्ट टाइम लोगों को पता चलेगा कि भाई इस तरीके का रिसर्च हुआ है और इससे हम अपनी लाइफ लग्जरियस बना सकते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करने के बाद जो भी डिजाइन प्रोसेस होगा उस एंड में आखिर में अपने को मेजर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, फैशन ओपन एंडेड फैशन करने वाले थे, तो उन्होंने पहले क्या किया, जो भी इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, मतलब उन पे ज्यादा रिसर्च किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने अपना एक थॉट इस्टेब्लिश किया, और इस्टेब्लिश करने के बाद जो भी ओपन एंडेड फैशन है उसको यूटिलाइज करके उन्होंने अपने प्रोडक्ट जो है उनका टारगेट मिडिल क्लास फैमिली पे ही रख दिया। मतलब अपर जो भी रिच क्लास जो होगा वो ऑब्वियसली उनकी मात्रा कम रहेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन रहेगा वो मिडिल क्लास का रहेगा। तो जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे एज इकोनॉमिक्स या कॉमर्स फैकल्टी से बिलोंग करने वाले जितने लोग होंगे, हमारा प्रोडक्ट हमें अगर लॉन्च करना है मार्केट में तो हमें पहले हमारा ऑडियंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया था कि उनका प्रोडक्ट फैशन का अगर यूटिलाइज करना है तो उन्होंने पहले क्या किया, रिच लोगों का नहीं, जो इकोनॉमिक क्लास के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, वो जो ज्यादातर होंगे, मतलब सर्वे लिए होंगे या फिर स्टेटिस्टिकल टेस्ट लिए होंगे कि उनकी जो भी इंटरेस्ट होगा फैशन का किस तरीके का है, या फिर वो और चाहते होंगे कि अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाना। तो इस तरीके का रिसर्च करके उन्होंने अपना प्रोडक्ट अच्छी तरीके से मार्केट में लॉन्च भी किया और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वहां से प्राप्त कर दिया। और सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्वांटिटेटिव रिसर्च का है, जैसे पहले ही बोला है हमने, वो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। मतलब हम कब करेंगे, अगर हाइपोथेसिस रखे हुए यहाँ पे तो उसको टेस्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव डाटा हमें यहाँ पे ज्यादातर लगे। ओके, नेक्स्ट प्लीज। इस तरीके का क्वांटिटेटिव डाटा हम गैदर कर पाएंगे। और लास्ट वाली लाइन जो है वो सब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, वो इस तरीके का है कि क्वांटिटेटिव डाटा डिफाइन करता है और क्वालिटी डाटा क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। डिफाइन और डिस्क्राइब में क्या अंतर है, अगर समझ लो कि ब्यूटी विद ब्रेन्स अगर ये फ्रेज यूज की जाए तो ये डिफाइंस है या डिस्क्रिप्शन है, ये डिफाइन होगा, ब्यूटी विद ब्रेन्स। समझ लो ऐसा कहा जाए कि ऐश्वर्या राय ब्यूटीफुल है ना, तो ये डिफाइन हो गया। लेकिन उसका डिस्क्राइब करना होगा तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, ऐश्वर्या राय की जो भी गुण होंगे, जो भी क्वालिटीज होगी, जो उसका फिनोमिना होगा, है ना, तो वो वहां पे पूरी तरीके से हमें डिस्क्रिप्टिव मोड में देखा। क्वांटिटी डाटा क्या करता है, डिफाइन करता है, ना ही कि डिस्क्राइब। और क्वालिटी डाटा क्या करता है, ज्यादातर उसका बेस किस पे रहता है, डिस्क्रिप्शन पे रहता है, डिस्क्रिप्टिव मोड पे रहता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अभी यहाँ देखेंगे, हमने दरअसल पहले बोला हुआ है, क्वांटिटी डाटा के लिए यूनिट चाहिए होता है और एक वेरिएबल चाहिए होता है। वेरिएबल्स भी आपको बता दिया है। और यूनिट समझ लो कि अगर किसी एजुकेशन का रिसर्च कर रहे हैं तो स्कूल्स क्या हो गया, यूनिट हो गया, है ना। तो उसके अंदर फिर जो स्टूडेंट्स रहेंगे तो उसका जेंडर क्या है, एज क्या है, सेल्फ स्टीम क्या है ना, एजुकेशन क्यूरियोसिटी क्या है, वो आगे क्या बनना चाहते हैं, उनका एम्बिशन क्या है। तो ये सब चीजें यहाँ वेरिएबल्स है। मतलब जो भी डाटा आएगा तो पहले एक यूनिट लिया जाएगा और उससे रिगार्डेड जितने भी वेरिएबल्स होंगे
ये समझने वाली बात है कि यहाँ से 2 वेरिएबल्स नहीं होते, तो अलग अलग और बहुत सारे वेरिएबल्स लेके भी हम यहाँ पे अपना रिसर्च जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च करना है तो किस तरीके के डिजाइन हम यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। तो पहली तो बात ये समझ में लेनी होगी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये मोस्टली, ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस में नहीं लिया जाता, सोशल साइंस में भी लिया जाता है, लेकिन मोस्टली साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है जैसे कि फिजिकल लाइफ साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, उसमें ज्यादातर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा होते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैथमेटिक्स का होना, स्टैटिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोशल साइंस भी है, एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सभी फैकल्टीज है। नरेश भाई को पता होगा कि हिस्टोरियन है शायद, कोई थापर हिस्टोरियन है सर आपके यहाँ में, कोई थापर है? डीके थापर। हाँ, तो उन्होंने मैंने मतलब आज सुबह ही नेट पे सर्च किया, तो उनके तकरीबन 3-4 जो हिस्टोरिकल रिसर्च है सर, बहुत मतलब ये गौरवान्वित बात है कि उन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड से ना करते हुए क्वांटिटेटिव रिसर्च पे किया हुआ है। अगर आप सभी हिस्ट्री के स्टूडेंट है, नेट पे जाके सर्च कीजिएगा, क्योंकि ये जो धारणा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च सिर्फ सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स मैनेजमेंट, साइकोलॉजी में लिया जाता है, इस तरीके का नहीं है। तो ऑब्वियसली हिस्ट्री में भी लिया जाता है। और आप सभी को जान के काफी अच्छा लगेगा कि आज जो भी वर्ल्ड में हिस्ट्री में रिसर्च किए जा रहे हैं वो क्वालिटेटिव में ना करते हुए ज्यादातर क्वांटिटेटिव में किया जा रहा है, क्योंकि क्वांटिटेटिव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उससे ज्यादा जो निष्कर्ष निकलने वाले हैं वो रियलिस्टिक है, मतलब जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सोसाइटी के लिए ज्यादा यूजफुल रहने वाले। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सर। मोस्टली 4 प्रकार के रिसर्च आते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है कोरिलेटिव, कैजुअल, कंपैरेटिव नहीं आएगा, मतलब सोशल साइंस में ज्यादा चौथा जो प्रकार है, जो टाइप है वो ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ऊपरी जो 3 टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल और कैजुअल कंपैरेटिव, तो ये 3 जो टाइप्स है ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में और उसमें भी सोशल साइंस में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर डिस्क्रिप्टिव में बारे में देखा जाए तो 3 चीजें यहाँ पे ज्यादातर ध्यान में रखना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब और डॉक्यूमेंट, है ना। जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आपको तो 3 चीजें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए ज्यादा जरूरी है। एक इज ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये ऐसी स्किल है कि जिससे ये पता चल जाता है कि वो असल में प्रॉब्लम की डेप्थ कितनी है ना। कि अलग अलग जगह के फार्मर्स को ऑब्जर्व किया जाए, अलग अलग जगह का इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वहां पे देख के समझने की जरूरत ज्यादा है। फिर जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको डिस्क्राइब करना भी आपको आना चाहिए, और जो भी आप ऑब्जर्व करोगे, डिस्क्राइब करोगे, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, जो आप सोचोगे, जो डाटा गैदर करोगे, तो इन चीजें ये 3 चीजें नेचुरली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए ज्यादा जरूरी होती है। डिस्क्रिप्टिव में ज्यादातर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या पर्टिकुलर कोई सिचुएशंस होगी, कोई स्थिति रही होगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ज्यादातर हम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। रिसर्च में ज्यादातर क्या होता है कि 2 चीजें जिनमें आपस में कोरिलेशन होता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए या फिर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से देखा जाएगा तो इनकम और कंजम्पशन, इनमें कोरिलेशन, मतलब किस तरीके का कोरिलेशन होता है कि समझ लो आज किसी व्यक्ति के पास इनकम कम है तो ऑब्वियसली उसका कंजम्पशन क्या होगा, तो उसका कंजम्पशन कम होगा। और सडनली उसको अगर लॉटरी लग गई हो या फिर केबीसी अगर जीत गया होगा, उसके पास करोड़ों पैसा आया, तो जैसे ही उसका इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। क्या निकलेगा? इनकम और कंजम्पशन, इनकम जैसे जैसे बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, उसका उपभोग मात्रा भी बढ़ जाएगी, और जैसे उसका इनकम कम हो जाएगा तो उस तरीके का ही उसका कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट प्लीज।
एक्सपेरिमेंटल का तो हमने कहा कि एक्सपेरिमेंटल ज्यादातर मतलब जो भी साइंटिफिक मेथड है उसको ही बेस करके किया जाता है। लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इसी में किया जाता है। सोशल साइंस में ज्यादातर इसका यूज अभी तक नहीं किया गया है। तो जो भी इसके एडवांटेज होंगे, यहाँ पे तो हमने नॉमिनल दिए हैं, काफी एडवांटेज है क्वांटिटेटिव रिसर्च के। सबसे बड़ा तो ये एडवांटेज है कि ग्लोबल लेवल पे अगर आप रिसर्च करोगे और आप ये चाहते हो, अगर आपकी ये मनीषा भी होगी कि आगे चल के हमें ग्लोबल लेवल पे अगर कोई रिसर्च करना होगा तो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड को इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता, सप्रमाणता यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं अपने आप में। तो उसका डिजाइन जो होता है वो ऑब्वियसली एक्सेलेंट होता है। तो उसके जो भी फाइनलाइज रिजल्ट निकलेंगे, जो भी उसको प्रूव करना है या फिर डिस्प्रूव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेंगे, तो ज्यादातर ये साइंटिफिक फील्ड्स और सोशल साइंस में ऑब्वियसली हम यहाँ मेंशन करेंगे, हिस्ट्री भी प्योर साइंस सब्जेक्ट है। ओके, तो जो भी जितना समय हुआ है अभी तक रिसर्च फील्ड में, तो कई शतकों से क्वांटिटेटिव रिसर्च को मान्यता यहाँ से अच्छी तरीके की मान्यता और पॉपुलैरिटी यहाँ पे मिल गई है। सेकंड जो उसका एडवांटेज है आपको, कि जो भी आपके रिसर्च रिजल्ट रहेंगे कॉम्प्रेसिव आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसको आप ओपनली डिस्कस कर सकते हो, किसी के भी सामने रख सकते हो, क्योंकि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ऑब्वियसली 2 और 2 4 ही होता है। इतना ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, मतलब जो भी आप रिसर्च करोगे कोई किसी के भी सामने आप रख दो, ओपनली डिस्कस होगा, वहां पे लेजिटिमेटली आ जाएगी, और वो डिस्कस करने के बाद प्योर रिसर्च आप अच्छे तरीके से पब्लिश कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट जो भी होंगे, उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, इंटरनल फैक्टर्स हो गए, जो भी रिजल्ट आएगा वो रियल रहेगा और पूरी तरीके से अनबायस रहेगा। नेक्स्ट प्लीज नरेश सर। में हम इतना बताएंगे, जैसे कि ऑलरेडी बोल दिया है कि क्वांटिटेटिव स्टडीज यूजुअली रिक्वायर एक्सटेंसिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, और विच कैन बी डिफिकल्ट फॉर नॉन मैथमेटिशियन। ऑब्वियसली एक ही बात बोलूंगा मैं, क्योंकि बाद में तो और ज्यादा मिल जाएगा। क्योंकि जो भी नॉन मैथमेटिशियन रहेंगे, नॉन स्टैटिस्टिशियन रहेंगे, नॉन इकोनॉमेटिक्स रहेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। और सोशल साइंस का जो भी ह्यूमन नेचर है वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके जो भी रिजल्ट आते हैं वो ज्यादातर यस और नो में ही आते हैं। मतलब जो न्यूमेरिकल डाटा आता है वो यहाँ पे यस और नो क्वालिटेटिव डाटा में ही ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। तो ये इसके थोड़ी सी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। ठीक है ना जी? ओके, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो कंक्लूजन में भी वही है ना, कि स्ट्रक्चर रिसर्च से लिया जाता है डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, और सबसे बड़ी बात क्वांटिटेटिव डाटा का जो सैंपल साइज होता है वो ज्यादा होता है सर। मतलब हाँ जी, तो जो भी डाटा यहाँ पे गैदर करेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, तो उसका सैंपल साइज ज्यादा रहेगा क्वालिटेटिव एज कंपैरेटिव क्वालिटेटिव डाटा के। ठीक है, और रिसर्चर हैज अ क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चंस, सो इज ऑब्जेक्टिव आंसर भी। ये तो बहुत बार हम बता चुके हैं कि उसके जो आंसर और जो भी रिजल्ट आएंगे उसके ज्यादातर ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, थैंक यू। भी बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी सर जो बता रहे थे, और सर का जो क्षेत्र है विशाल सर का, वो अर्थशास्त्र में कह सकते हैं, अर्थशास्त्र, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, आंकड़े और डाटा के माध्यम से इतिहास में किस प्रकार से शोध की जा सकती है उसके बारे में बता रहे थे। तो विशेषकर स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स है, तो सर इकोनॉमिक से पर्सपेक्टिव में ही बता रहे थे। लेकिन हम देखना चाहें अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, तो जैसे कि कह रहे थे कि एक प्रकार से साइंटिफिक रिसर्च होती है। अगर हम सांख्यिकी डेटा का यूज करते हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि हम साइंस के एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करते हैं। लेकिन आज की डेट में, वर्तमान दौर में अगर हम देखें, तो इतिहास अब साइंस की तरफ बढ़ रहा है। हिस्ट्री इसी लेक्चर को जो सर ने आज बताए हैं, जानकारी दिए हैं, तो वो एक प्रकार से क्वांटिटेटिव मेथड्स को कैसे यूज करना चाहिए इसके बारे में, कि वो सर प्योर रूप से इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में बताया था, तो हम हिस्ट्री में किस तरह से यूज करेंगे, ये बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर सपना जी से मैं कहूंगा कंटिन्यू रखें आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद विशाल सर, इतने सारगर्भित व्याख्यान देने के लिए। और आपने इस व्याख्यान के माध्यम से दोनों रिसर्च में गुणात्मक और मात्रात्मक, ये दोनों जो शोध पद्धतियां हैं उनकी अंतर को भी बताया, और साथ ही साथ इस अगर रिसर्च का यूज, इस शोध पद्धति का यूज अगर हम अपने शोध में करें तो जो हमारा इससे रिसर्च निकल कर आएगा वो किस तरीके से निष्पक्ष होगा और
कितना पारदर्शी होगा, क्योंकि थोड़ा देखा जाता है कि जो रिसर्चर होते हैं उनके पूर्वाग्रह का असर भी उनके रिसर्च पर दिखता है। तो अगर इस पद्धति का अगर वो उपयोग करते हैं तो उनका रिसर्च पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा और पारदर्शी होगा। तो इसके लिए सर आपका बहुत धन्यवाद। और यहाँ जुड़ी जितनी छात्राएं हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन हो सर से तो वो पूछ सकती हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ अमृता जी, गुड आफ्टरनून। सर हम यही पूछना चाहते थे कि जैसे आपने बताया क्वांटिटी रिसर्च का, जी। तो आपने एग्जांपल दिया था कि जैसे फार्मर पर रिसर्च करना है तो इकोनॉमिक्स में हो जा रहा है सर ना। ये जरूरी नहीं है कि हिस्टोरिकल रिसर्च करते समय उसको न्यूमेरिकल डाटा नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, जरूर मिलेगा। और हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि आप ज्यादातर जो चैलेंजिंग रिसर्च होगा वही कीजिएगा, क्योंकि जो जितना चैलेंज आप रिसर्च में ले लेंगे या फिर जो भी चैलेंज आपको आएंगे आगे चल, जो भी कठिनाई आएगी, तो ये समझ लेना कि आपका रिसर्च वाकई में काफी अच्छा होने वाला है और उसको ग्लोबल लेवल पे भी आपको पॉपुलैरिटी या जो भी मान्यता है वो मिल जाएगी। समय भी एक बार फिर से सर धन्यवाद, क्योंकि आपके इसमें इतने सारगर्भित व्याख्यान से हमारी छात्राएं जो है काफी ज्यादा लाभान्वित हुई, क्योंकि हमारे एमए का जो एक पेपर है उसमें ये सभी रिसर्च को वो पढ़ती हैं मेथोडोलॉजी में, तो उन्हें जो है काफी लाभ हुआ है। और साथ ही हम सभी जो इस प्लेटफॉर्म से आज जुड़े हैं, हम सभी जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद सर।